वेलकम टू टीजे क्लासेस। साइंस पेपर इज वेरी क्लोज, 20th को साइंस है। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, एक एक पॉइंट जरा देखिएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लीज स्क्रीन पे देखिए। एमसीक्यू तो मैंने फर्स्ट वीडियो में कर दिया, जरा सेकंड वीडियो में प्लीज सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन इज दैट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन लिया, एयर के परसेस में बर्न कर दिया, ओके। एंड एस ऑफ व्हाइट पाउडर इज प्रोड्यूस, राइट केमिकल इक्वेशन for the reaction giving the chemical name of the ash produced. State the type of reaction giving justification for your answer. Okay? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे भी देख लिया एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू, ओके। तो मैग्नीशियम रिबन, तो जब मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में क्या है? ऑक्सीजन। अब इसको बर्न करेंगे तो ये क्या होगा? कंबस्टन होगा, तो बनाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर की क्या बनाएगा? ऐश। इसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ओके। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? अब बताओ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ऐड होके क्या बना रहे हैं? सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। इट मींस द रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी इसको कंबस्टन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इसमें बर्निंग प्लेस कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ये क्लियर है आपको कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे तो जो ऐश, व्हाइट ऐश मिलेगा, दैट शुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट? एडिशन रिएक्शन। एंड द इक्वेशंस इज गिवन, ओके। अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीशियम बैलेंस हो। लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं, यहाँ भी 2 से कर दो, मैग्नीशियम बैलेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ह्यूमन आई डिफेक्ट के दोनों इंपॉर्टेंट है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया की। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्लीज सी द क्वेश्चन। आई एम आल्सो स्टार्टिंग द क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली, ओके। When do we say that a particular person is suffering from hypermetropia? List 2 causes of this defect. Name the type of lens to correct this defect. यानी हमको cause बताना है क्यों hypermetropia होता है and how it can be corrected. Okay, so please listen carefully. Hypermetropia. From last 17 years, I am teaching this. Hypermetropia. It is also called long-sightedness. Long-sightedness. इसकी हिंदी कहेंगे, वी आर इंडियंस, सो मदर लैंग्वेज में इसको बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। एक कहावत है ना, जथा नामो तथा गुरु, पर इसका गुण थोड़ा सा उल्टा है। दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, तो लॉन्ग साइटेडनेस है लेकिन दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं, पर जब हम क्लोज देखते हैं तब हमको क्लियर दिखता नहीं है, ओके। तो अब हमको दूर की चीजें दिखेंगी लेकिन क्लोज चीजें हमको दिख नहीं रही। यानी जब एक नॉर्मल आईज का रिएक्शन, जरा सा देख लीजिए इमेज डायग्राम। नॉर्मल आई में क्या है? अगर आप दूर की चीजें भी देखो, क्लोज चीजें देखोगे, अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर कैपिटल डी पे रखा है, ठीक, तो ये रेज आई, एटलीस्ट मिनिमम 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए। दोनों क्या होंगी? कन्वर्ज करके इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पे। ये तो नॉर्मल आई, नॉर्मल पर्सन के लिए है, लेकिन अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तब आप देखोगे, याद रखिएगा, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की चीजें क्लियर दिखेंगी और जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे वो आपको दिखेगा नहीं। रीजन क्या है? जैसे ही आप 25 सेंटीमीटर पे रखते हो ना, ये 2 रेज आई। अब इस लेंस को बहुत ज्यादा कन्वर्ज करना है, लेकिन कन्वर्ज करते करते इसकी इमेज कहां निकल जाएगी? रेटिना के पीछे। अब इमेज तो बन रही है बिहाइंड द रेटिना, इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द रेटिना। यानी इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वी कैन सी द लॉन्ग ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट वी कैन नॉट सी द क्लोज ऑब्जेक्ट और द लीस्ट क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओके। बट इन केस ऑफ मायोपिया एक्चुअली होता क्या है कि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। अब एक नॉर्मल सा रीजन है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आई लेंस का
पावर, कन्वर्जिंग पावर इतना कम हो गया कि कन्वर्ज करते 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 ये फाइनली इमेज को तब रेस, रिफ्रैक्टेड रेस तब मीट करती हैं जब वो इमेज रेटिना के बाहर निकल जाती। ओके, तो पहला रीजन क्या हो सकता है, या तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गया, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गया। कन्वर्जिंग पावर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कन्वर्जिंग पावर तभी डिक्रीज कर सकता, व्हाई, बिकॉज द पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ इसका मतलब इंक्रीज कर गई है, या इसको कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, ये आई बॉल है, ये रेटिना है, तो आई बॉल कंट्रैक्ट कर जाए, थोड़ा सा क्लोज आ जाए, तब भी इमेज रेटिना के पीछे बनेगी। यानी आई बॉल की जो साइज है, आई बॉल की जो साइज है, आई बॉल की साइज क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, थोड़ा क्लोज आ जाए, तो अब चूंकि स्क्रीन आगे आ गई, रेटिना आगे आ गई, तो इमेज कहां बने, अपनी पोजीशन पे थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इमेज पीछे बने, तो ब्लड इमेज बनेगी और हमें क्लियर दिखेगी नहीं। आपको पता चल गया ना हाइपरमेट्रोपिया कब होता है, जब लीस्ट डिस्टेंट पे, यानी नियर ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। ओके, रीजन आपको पता चल गया। ये डायग्राम, इस डायग्राम में एक चीज याद रखिएगा, पूरा डायग्राम आपको 100% क्लियर होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी क्लियर। ठीक, अब क्या करना है, अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, आप खुद देखिए। इस डायग्राम को मैंने जो बनाया था अभी, अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दे तो कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, अगर आप कॉन्केव लेंस यूज करेंगे तो डाइवर्ज कर देगा, तब तो और इमेज पीछे चली जाएगी। अब लो देखो, दिखता ही नहीं है, अब कैसे दिखेगा, तो दिखने के लिए आपको करना क्या, याद रखिएगा, ये क्या है, आई, किस आदमी की, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की। अब ये नियर ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख नहीं पाएगा, तो इसके करेक्शन के लिए और एक कन्वर्जिंग लेंस, ये क्या है, करेक्टिव लेंस, क्या है, करेक्टिव लेंस, एक रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का करेक्टिव लेंस हमने यूज कर लिया। नियर ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा डी 25 सेंटीमीटर। अब यहां से जब रेज आएंगी तो पहले तो करेक्टिव लेंस में फॉल कर रही है, तो इसका काम ही है कन्वर्ज करना। तो जब इसने कन्वर्ज किया, याद रखना करेक्शन में डायग्राम ऐसे बनाना जैसे टीचर सर बना रहे हैं, नहीं तो टीचर समझ जाएगा कि तुमने बस ऐसे ही देख लिया। ओके, और दूसरी रेज ये आई, इन दोनों को कन्वर्ज किया, जब इनको बैकवर्ड बढ़ाएंगे ना, तो दे शुड बी मीट एट ए पॉइंट विच शुड बी द न्यू लीस्ट डिस्टेंस। अब यानी अब जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन था ना, उसका नियर पॉइंट फार चला जाता है, 25 सेंटीमीटर पे न रह के थोड़ी दूर। तो अब इसने क्या किया, ये जो करेक्टिव लेंस है, इसने इमेज को ऐसे, रेज को ऐसे बेंड किया कि रेज कहां से आती हुई दिख रही है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। ओके, तो अब यहां से जो इमेज बनेगी, फाइनली इसको और कन्वर्ज करेगा आई लेंस, और इमेज कहां बनने लगेगी, रेटिना पे। ओके माय डियर व्यूअर्स, सो इट शुड बी क्लियर which type of lens should be used to correct hypermetropia, that is convex lens. Okay, and how we can draw the ray diagram for the correction of the hypermetropic person, it should be noted. Okay, hypermetropic person को कैसे क्लियर करते हैं, यानी यहाँ पर आपसे पूछे कि हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या, नियर पॉइंट 25 से दूर चला जाता, अब दिख रहा नहीं, अब खाने, अब दिखने लगा सर, अच्छा इसका मतलब डॉक्टर समझ जाता है इसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, सो प्लीज नोट द रे डायग्राम एंड वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के मास्टर हो जाओगे। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आई एम जस्ट गोइंग to state that the question is that draw a label diagram to show the pattern of magnetic field line produced due to a current carrying state conductor. Which conductor? State. एक स्टेट कंडक्टर से, बड़ा नॉर्मल आंसर है यार बेटा, घबराना ही नहीं। एक कार्डबोर्ड ले लिया, इस कार्डबोर्ड में एक होल बनाया, उसके अंदर से डाल दिया स्टेट कंडक्टर को। ओके, अब स्टेट कंडक्टर के एंड्स को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, और यहां पे लगा दिया एक की। अब ये बैटरी कनेक्ट कर दिया दूसरे एंड से। ठीक, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट निकली, ये करंट निकली, ये पूरा करंट फ्लो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही कंडक्टर से करंट फ्लो करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। तो आयरन फिलिंग्स होते हैं ना, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, इस पे अगर हम ऐसे डाल दें तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो सारे जितने भी आयरन फिलिंग्स है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये क्या प्रोड्यूस हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए current carrying state conductor. Okay, so please make the diagram, my dear viewers. And now it is asking that mark on it the direction of the current in the conductor and the direction of the magnetic field lines. Okay, तो direction of the current मैंने बन दिया, और इसका direction कैसे पता करते हैं magnetic field lines का? राइट हैंड थंब रूल। थंब से ये डाला, ये अब ऐसे बेंड कर रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे? देखो, बेंडिंग ऑफ फिंगर्स किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। करंट डाउनवर्ड जा रही है, तो आप जब ऐसे बेंड करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पहली बार मैंने ऐसे ही बना दिया था, देख लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फिंगर्स इस फॉर्म में बेंड करती है। ओके, तो डायरेक्शन आपने देख लिया, स्टेट कंडक्टर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इसके कौन सा रूल है इस मैग्नेटिक फील्ड को? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्टेट कंडक्टर? राइट हैंड थंब रूल, सर। ओके, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, प्लीज सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन इज दैट, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज करना है ना, तो सोलेनोइड के कोर में रख दो। तो पहली चीज, डिवाइस क्या हो जाएगा? सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड आपने ले लिया, कुछ करना ही नहीं है भाई, एक दफ्ती या कोई भी चीज ले लो, लपेट लो, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दो, उसको लगा दो, सोलेनोइड बन गया। अब उसके कोर में, यानी उसके बीच में क्या रखना है? एक सॉफ्ट आयरन रख दो, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक, सॉरी, सॉफ्ट आयरन रखेंगे, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटाइज कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? करंट कैरिंग सोलेनोइड ले लेंगे, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा ए लेबल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर मैग्नेटाइज ऑफ ए सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। अगर सॉफ्ट आयरन का एक सोलेनोइड लिया, पहले क्या कर लिया? एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का कोई ले लिया, इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर क्या करते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर की रैप कर दिया। इसको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी की लगाया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक, ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब जैसे ही फ्लो करें, ऑन करेंगे स्विच, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखो, ये करंट गई, अब ये ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बहुत अच्छे से, एक लाइन देखो मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ऐसी तो बेंड कर रही है सर्कुलर। ओके, ये बनाते रहिए। So we should mention the direction of the current and finally ये करंट आ गई। ओके, करंट फाइनली आ गई आपको। अब एक बात बताओ, इसके कोर मटेरियल में इसमें क्या किया? एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन डाल दिया। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन। ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट it should be magnetized। Okay, so please note the diagram and get the answer, but इतना ही लिखना था। Okay, the next question is on your screen, please see the question। So the first question is, state the reason for the following। The first question is that zinc oxide is an amphoteric oxide। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड ही नहीं बेटा, जिंक ऑक्साइड के साथ साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोथ आर एम्फोटेरिक। यानी ये, चूंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर। तो रीजन क्या है कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? बिकॉज इट शोज both acidic as well as basic nature। क्योंकि रीजन के साथ बस रीजन पूछा है तो बस इतना ही लिखेंगे। अगर वो कहता शो बाय द केमिकल इक्वेशंस तो मैं रिएक्शंस भी देता, मैं इतना ही आंसर लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ओके, इसका दूसरा पार्ट है, the second part of this question, please see the question on the screen। sodium metal is stored in bottle filled with kerosene। यह सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है ना, विगोरसली रिएक्ट करती है एयर से, वाटर से। तो सोडियम मेटल को जब हम सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन आयल। व्हाई? टू कट इट
कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कट कर देते हैं इसके कांटेक्ट को। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम को खुला छोड़ दो तो सोडियम नहीं मिलेगा, सोडियम का ऑक्साइड मिलेगा। वाटर डाल दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लेकिन सोडियम तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो क्यों करते? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, टू वी स्टोर्ड इट इन केरोसिन ऑयल टू कट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सो दैट इट डज नॉट रिएक्ट विद द एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए हाइड्रोजन ज्यादातर रिलीज नहीं होती। ओके, सो प्लीज नोट इट।